हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज 14वां नंबर का है। इससे पहले हमने 13 मॉडल पेपर कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है वो अवश्य ही वो क्लासेस देख लें, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, डेली हम इस क्लास में एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। पहला क्लास में हमने राजस्थान की लोक देवियाँ कंप्लीट कर ली है। कल वाली क्लास में हमने राजस्थान के प्रजामंडल कंप्लीट कर लिए। आज नंबर है राजस्थान के एकीकरण का। तो राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, कब कब हुआ, कौन कौन सी डेट को हुआ, कौन कौन से रियासतों को जोड़ा गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एकीकरण के बारे में जान लेते हैं कि भारत में एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और राजस्थान में एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लेकिन राजस्थान के जो आधुनिक या फिर बोलें तो आधुनिक राजस्थान के जनक कौन है? आधुनिक राजस्थान के जनक है मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आधुनिक राजस्थान के जनक है अपने एम.एल. सुखाड़िया। ठीक है, एम.एल. सुखाड़िया जी राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के जनक है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जब राजस्थान पहले 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्रीय प्रदेश में बटा हुआ था। ठीक है, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? वो थे लाबा, कुशलगढ़ व नीमराणा। ठीक है, 3 ठिकाने थे। एक केंद्रीय प्रदेश था, केंद्रीय प्रदेश यानी कि अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है, और 19 रियासतें थी। तो राजस्थान की जो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्रीय प्रदेश था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले प्रथम चरण लगा। प्रथम चरण के अंदर क्या हुआ? मत्स्य संघ बना। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में 4 जिले थे। पहले तो ये देख लो जिले कौन कौन से थे। तो 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इनको हम ABCD के नाम से जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ठीक है, इसकी उद्घाटन की तिथि क्या है? उद्घाटन कब हुआ इसका? तो उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गॉडगिल थे। अब देखिए, ये मत्स्य संघ बना तो इसके प्रधानमंत्री बने थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत। कौन बने थे? शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, साथ ही राज प्रमुख कौन बने थे? राज प्रमुख बने थे अपने उदय भान सिंह। ये कहाँ के थे? ये थे साहब धौलपुर के। कहाँ के? धौलपुर के। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये रह गई है कि जो मत्स्य संघ बना था तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी अलवर थी। ठीक है, अलवर राजधानी थी।
ठीक है, तो ये हमारा मत्स्य संघ के बारे में मैक्सिमम डिटेल जितनी हो सकती है हमने कर ली। एक और पॉइंट रह रहा है इसमें, अभी तक प्रधानमंत्री पूछते आ रहा है। एक पॉइंट है कि उप प्रधानमंत्री कौन थे। हालांकि क्वेश्चन कभी नहीं आया उप प्रधानमंत्री का, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी एक बार आप याद जरूर कर लीजिएगा कि उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। ये कहाँ के थे? ये भरतपुर के थे। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें कि जो मत्स्य संघ नाम था ये किसने सुझाया या किसने दिया? मत्स्य संघ नामकरण मतलब नामकरण किसने किया? तो मत्स्य संघ का नामकरण किया था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इसका नामकरण किया था। तो मत्स्य संघ के बारे में सारी डिटेल हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी डिटेल एग्जाम के लिए बहुत रहेगी। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट रहा, यानी कि दूसरा चरण जो रहा, इसके अंदर नाम था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ सबसे पहले इसमें कितनी रियासतें थी? 9 रियासत थी। कितनी रियासत? 9 रियासत थी। इसके उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसके भी उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता भी कौन थे? NV गॉडगिल थे। अब इनके प्रधानमंत्री देखे जाएं तो इसके प्रधानमंत्री रहे हैं गोकुललाल आसावा। ठीक है, और इसके राज प्रमुख कौन थे? वो थे भीम सिंह। ये कहाँ के थे? ये थे साहब कोटा के। ठीक है, कोटा के भीम सिंह राज प्रमुख थे और प्रधानमंत्री थे गोकुललाल आसावा। उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल थे। 9 रियासतें शामिल की गई थी। 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हो गया वाला अपना सेकंड चरण। इसका थर्ड चरण है। थर्ड चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो राजस्थान संघ बना था इसमें उदयपुर को जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है कि राजस्थान संघ में उदयपुर कौन से चरण में जोड़ा गया था? तो तीसरे चरण में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन का बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता यानी कि हाँ उद्घाटनकर्ता ही है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता थे JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री थे। इसके राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख थे इनके भूपाल सिंह। ठीक है, कौन थे? भूपाल सिंह थे। और उपराज प्रमुख कौन थे? उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, जो कि राजस्थान संघ के कोटा। भीम सिंह राजस्थान संघ के क्या थे? राज प्रमुख थे। ठीक है, एक पॉइंट पहले वाले में रह गया हमारा कि जो ये राजस्थान संघ बना था इसकी राजधानी क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? कोटा थी। ठीक है, कोटा राजधानी थी। और इधर पूछा जाए कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी उदयपुर। अभी थोड़े दिन पहले कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि जो राजस्थान की उदयपुर से पहले राजधानी क्या थी, तो उदयपुर से पहले राजधानी थी कोटा। शायद CET के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि CET ग्रेजुएशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि राजस्थान की उदयपुर से पहले राजधानी क्या थी? तो उदयपुर से पहले क्या थी? कोटा राजधानी थी। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला पढ़ते हैं चौथा चरण। ठीक है, चौथा चरण के अंदर क्या था? बना था वृहद राजस्थान। ठीक है, वृहद राजस्थान बना था। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो संयुक्त राजस्थान जो हमने तीसरे चरण में पढ़ा, उसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतें जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, 4 बड़ी बड़ी जो रियासतें थी ये जोड़ी गई थी। इसका उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन तिथि क्या थी? उद्घाटन तिथि थी 30 मार्च 1949 और इसी डेट को हमने राजस्थान दिवस घोषित कर दिया। ठीक, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी जयपुर। ठीक है, राज प्रमुख थे जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड। ठीक है, उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, जो कि कहाँ के थे? कोटा के थे। ठीक है, और इसी के अंदर एक पद था महाराज प्रमुख का, जो कि कौन थे? उदयपुर के महाराज या उदयपुर के शासक भूपाल सिंह। कहाँ के? उदयपुर के। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न, अगले 5वें चरण की ओर। अब था 5th चरण। 5th चरण के अंदर क्या हुआ था? ये इसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, इसके अंदर जो हमने वृहद राजस्थान के अंदर राजस्थान में जितनी रियासतें जोड़ी थी उनमें मत्स्य संघ को जोड़ा गया था। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ 15 मई 1949 को। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ को कौन से चरण में जोड़ा गया था? तो 5th चरण में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है 6th चरण। 6th चरण राजस्थान बन गया था। 6th चरण का नाम क्या था? राजस्थान था। इसके अंदर क्या हुआ कि जो अभी तक की 18 रियासतें जुड़ी थी, यानी कि अभी तक का जो संयुक्त तो वृहद राजस्थान था, राजस्थान के अंदर एक रियासत जोड़ दी गई थी फिर, सिरोही। कौन सी? सिरोही। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ गया था। आधिकारिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। पहले सीएम कौन बन गए? पहले सीएम बन गए हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, इससे पहले ये पद जो था प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब आता है लास्ट चरण, जो 7वां चरण, ये बन गया एकीकृत राजस्थान। ठीक है, इसके अंदर ये कब हुआ? पहले तो ये देख लें, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो दिलवाड़ा और आबू तहसील है, आबू तहसील, ठीक है, और साथ में सुनील टप्पा एक गांव है, और अजमेर जो एक केंद्र शासित, अजमेर मेरवाड़ा जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, इन सबको राजस्थान के अंदर क्या करा? जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया फिर? एकीकृत राजस्थान बन गया, यानी कि जितना भी टोटल बचा हुआ था फिर वो सारे के सारे इसमें जोड़ दिए गए। एक क्वेश्चन ये बनता है
कि जो अपने 3 ठिकाने थे वो कब जोड़े गए, तो वो दूसरे चरण में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? सेकंड चरण के अंदर जोड़े गए थे, जिसमें 9 रियासतें और 3 ठिकाने जोड़े गए थे। ठीक, इसी प्रकार हमारा राजस्थान का एकीकरण यहाँ पे कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें आज की अपनी क्लास, जो हम रेगुलर करते आए, जिनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान का एकीकरण है, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको क्वेश्चंस इसमें से देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि ये हमने कंप्लीट कर दिया इस टॉपिक को। इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा। प्रधानमंत्री की जगह प्रधानमंत्री याद कर लिए सभी चरणों में, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, राजधानी देख ली, सारी चीज़ें देख ली। एक पॉइंट इसमें जो चरण है, इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि राजस्थान का पहला राज्यपाल कब बने थे, तो ये बने थे 1 नवंबर 1956 को। ये एक विवादित पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक आरएएस का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें इस डेट में और एक और कोई डेट थी, उसमें कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, 1 नवंबर 1956 ही रहेगा। कौन बने थे पहले राज्यपाल? ये बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह है जो पहले राज्यपाल बने थे। ठीक, समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपनी क्लास का आज पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड को। रेड कहाँ पे? टोंक के अंदर है। यहाँ पे बहुत सारे सिक्के मिले थे, इस कारण इसको प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। आदि मानव की सभ्यता के 3 युगों की अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपकी भागौर की सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? भागौर की सभ्यता से ये मिले हैं। अब थोड़ा सा भागौर की सभ्यता के बारे में जान लेते हैं कि भागौर की सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर मिली है। कोठारी नदी के किनारे मिली है। और इसकी जो खनन उत्खननकर्ता कौन थे? वीएन मिश्र। कौन थे? वीएन मिश्र थे। इसका उत्खनन का कार्य कब हुआ? 1967 से 69 के बीच में। ठीक है, ये भागौर की सभ्यता से रिलेटेड फैक्ट हो गए। ये हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख ही लिया, सॉरी एक क्वेश्चन देख ही लिया कि आदि मानव की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले? भागौर की सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का है वो है कि मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध अपनी कोठारी नदी पर है। ठीक है ना, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एकलिंग महात्म नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो एकलिंग महात्म ग्रंथ के रचनाकार थे आपके कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास एकलिंग महात्म के रचनाकार थे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने किस रियासत को सर्वप्रथम जीता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, उनके ऊपर अटैक किया और उन चारों को जीता। तो सबसे पहले 1301 में इसने अटैक किया था रणथंभौर पर। ठीक, रणथंभौर पर यहाँ पे शासक था हम्मीर देव। ठीक है, हम्मीर देव यहाँ पे शासक था। इसके बाद इसने किया 1303 में चित्तौड़ पर। यहाँ पे शासक थे राणा या महाराणा रतन सिंह। ठीक है, इसके बाद इन्होंने किया 1308 में सिवाना पर। ठीक है, यहाँ पे शासक थे शीतल देव चौहान। ठीक है, इसके बाद इन्होंने किया 1311 में जालोर पर। यहाँ पे शासक थे कान्हड़ देव। ठीक है, तो इसने सबसे पहले किसको जीता? 1301 में रणथंभौर को जीता। अपन ने इसके बारे में चारों युद्ध देख लिए, कौन कौन से शासक थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो शाकंभरी में चौहान वंश की नींव डाली थी वासुदेव चौहान ने। कब डाली थी? 1566 ईस्वी में। कब डाली? 1566 ईस्वी में डाली थी। ठीक, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला वर्तमान में किस रूप में है? तो यह है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया।
ठीक है। ये वर्तमान में अढ़ाई दिन के झोंपड़े के नाम से जाने जाती है। पहले ये संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। तराइन के दोनों युद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं। 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गया था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजेत होते हैं। ठीक है, 1191 में हुआ। इसके बाद में 1192 में ये दोनों के बीच में फिर से युद्ध होता है। वही तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। तो ये तराइन के दोनों युद्ध ज्ञात हो गए होंगे आपको। मेन पॉइंट ये है, क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो करवाया था महाराजा राज सिंह ने। ये मूर्ति कहाँ से आई थी? ये मूर्ति आई थी वृंदावन से। ठीक है, वृंदावन से। क्या हुआ था कि इस समय पे मुगल बादशाह कौन था? तो इस समय मुगल बादशाह था आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब क्या कर रहा था? औरंगजेब क्या कर रहा था कि वृंदावन में जितने भी मंदिर थे उन सबको तोड़ रहा था। तो जो वहाँ के संत थे या पंडित थे वो वहाँ से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके और उदयपुर के महाराणा राज सिंह के पास में आए थे। तो महाराणा राज सिंह ने क्या किया? नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना करवाई। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेवाड़ का रक्षक बोलते हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का रक्षक के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन पर्यंत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो जंगलों में रहे, कैसे मतलब घास की, ऐसे बोला जाता है कि घास की रोटियां इन्होंने खाई, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी में एक पॉइंट याद कर लेते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ। इस समय अकबर का सेनापति था जयपुर का राजा मान सिंह। ठीक है, जयपुर का राजा कौन था? मान सिंह था, जो अकबर का सेनापति था। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 21 जून 1576 को। ठीक है, ये डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दो डेट आती है, एक 18 जून और एक 21 जून। 21 जून वाली डेट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बढ़िया, अगले प्रश्न क्यों। अगला प्रश्न है संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कुंभा एकमात्र ऐसा शासक था उदयपुर का जिसके पास में बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे कि अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु। ठीक है, ये सारी किसकी? राणा कुंभा की उपाधियां हैं। तो जो संगीत ज्ञान था इसके लिए इनको अभिनव भट्टाचार्य उपाधि दी गई थी। ठीक है, दान देने के कारण इनको दान गुरु दी गई थी। ठीक, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो जयपुर शहर को जो गुलाबी रंग दिया गया था राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया। ये क्यों दिया गया कि इस समय पे अंग्रेज एक थे अल्बर्ट के नाम से। ठीक है, वो क्या हुआ था, जयपुर की यात्रा पर आए। तो जयपुर की जैसी यात्रा पर आए तो जयपुर के राजा राम सिंह ने क्या किया? जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया। ठीक है, तभी से जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो जो ब्लू पॉटरी का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था सवाई राम सिंह के टाइम पे। ठीक है, ब्लू पॉटरी लेके कौन आया था? ये लेके आए थे मान सिंह। लेके क्या आए थे? ये लाहौर की है। ब्लू पॉटरी कहाँ की है? लाहौर की थी। तो यहाँ से क्या है, मान सिंह ने देखी लाहौर में, तो यहाँ के दो कारीगर थे जो जयपुर के थे, इनको ब्लू पॉटरी का सीखना यानी कि कैसे बनाते हैं इसको सिखाने के लिए दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तो कौन था? राजा मान सिंह था। और इसका विकास सबसे ज़्यादा किसके टाइम में हुआ था? सवाई राम सिंह के टाइम में हुआ था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू पॉटरी देखते हैं हम जल्दीबाजी में आंसर टिक कर देते हैं सवाई मान सिंह।
लेकिन इसका आंसर सवाई राम सिंह रहेगा। ठीक है, मानसिंह नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सचिया माता किसकी कुल देवी है? तो सचिया माता जो है ओस वालों की कुल देवी है। इसका मंदिर ओसिया जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ओसिया जोधपुर के अंदर सचिया माता का मंदिर है जो ओस वालों की कुल देवी है। ठीक है, देखिए बीकानेर के चारणों की कुल देवी कौन सी है? ये है अपने करणी माता। ठीक है, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसे ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की? तो वो थे संत दादू जी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और अभी अधीनस्थ बोर्ड का यानी कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो अपनी जो एग्जाम है इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि हाल ही में जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था कुछ समय पहले, अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपके पटवारी का एग्जाम हुआ था, इसमें भी इसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे थे। तो उम्मीद है कि अपने पेपर में यानी 4th ग्रेड के पेपर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, 24 वाणियाँ किस लोक देवता की कृति है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है रामदेव जी की कृति। रामदेव जी का जो पंथ कामड़िया पंथ है, ठीक है, कामड़िया पंथ के लोग ये कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। ठीक, कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। 24 वाणियाँ रामदेव जी से संबंधित है। ठीक, तुर्ला कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तुर्ला कलंगी जो लोकनाट्य है मेवाड़ क्षेत्र के, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया और भीलवाड़ा हो गया, आसपास के जो क्षेत्र हैं इनमें तुरंग कलंगी लोकनाट्य फेमस है। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र हो गया इसका आंसर। डांडिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो डांडिया नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है। शेखावाटी में कच्ची घोड़ी फेमस है। ठीक, कच्ची घोड़ी कहाँ की? शेखावाटी की। राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। ठीक है, अबरख नगरी किसको कहा जाता है? अबरख नगरी कहा जाता है अपने भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को अबरख नगरी कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। ठीक, ये उपनाम जितने भी हैं, जितने भी शहर हैं राजस्थान के, उन सबके जो उपनाम दे रखे हैं, जैसे पूर्व का वेनिस कौन सा है, मैनचेस्टर कौन सा है, और भी जो उपनाम दे रखे हैं वो सारे एक बार के लेके आप कहीं से भी कैसे भी याद करके ज़रूर जाइएगा। उपनाम से रिलेटेड आपके 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश की अल्लाह जला बाई ने कौन सी राग में यानी किस राग में गाया है? तो ये मान राग में गाया गया। और मान राग कहाँ की? जैसलमेर की। कहाँ की? जैसलमेर की मान राग है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला तो ये हो गया कि केसरी वाला आओ नी पधारो हमारे देश किसका है? अल्लाह जिलाबाई ने गाया है। कौन सी राग में? मान राग में। मान राग कहाँ की? जैसलमेर की। ठीक है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज का जो संबंध है ये है मेवाती घराने से। कौन से घराने से संबंधित है पंडित जसराज? ये मेवाती घराने से संबंधित है। 56 की पहाड़ियाँ राज्य के किस जिले में? तो 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? बाड़मेर जिले में। और 56 का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। 56 की मैदान ये जो बाड़मेर के अंदर है 56 की पहाड़ियाँ, इसी के ऊपर सिवाना दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। ठीक है, समझ में आ गया? लूनी नदी बेसिन को क्या कहा जाता है? तो लूनी नदी बेसिन जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है गोडवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गोडवाड़ क्षेत्र। ठीक है, थोरावाटी क्षेत्र कांतली नदी के क्षेत्र को यानी कातरी नदी बेसिन को कहा जाता है तोरावाटी कहा जाता है। गोडवाड़ क्षेत्र लूनी नदी का हो ही गया। ठीक है, मगरा क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर का जो पहाड़ी इलाका है उसको मगरा क्षेत्र कहा जाता है। थली क्षेत्र कहाँ है? थली क्षेत्र जैसलमेर के अंदर। चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए हमारे। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो रेतीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बांगड़ क्षेत्र में। कहाँ पे? लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पे? बांगड़ क्षेत्र में। ठीक है, बांगड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं?
डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक, कुछ प्रतापगढ़ का भाग दक्षिणी, ये किस में आता है? बांगड़ क्षेत्र में आता है। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ठीक, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? तो मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी में होता है? तो वो होता है चंबल नदी में। ठीक, सबसे ज़्यादा जो मिट्टी अपरदन होगा वो चंबल नदी में होगा, यानी कि जल प्रवाह के द्वारा अपरदन। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है उड़द। भूमि की उर्वरता अगर बढ़ानी है तो उसके लिए आप उड़द उगाइए, आपकी भूमि की उर्वरता बढ़ जाएगी, यानी कि पैदावार बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। फिर हम मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस टाइप से जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी या लाभकारी साबित होगी। आपको क्वेश्चंस मैच कराऊंगा, एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होगी, जैसे ही पेपर आएंगे क्वेश्चंस ज़रूर मैच कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।